वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 25 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 26। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आज हो गई है 11 मई 2020। मानसून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो मानसून की उत्पत्ति जो है वो अरबी शब्द से हुई है और मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। तो अरबी शब्द से हुई है या फिर लैटिन शब्द है? अरबी ही है, दूसरा भी करेक्ट है, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए मानसून की जो उत्पत्ति है वो अरबी शब्द मौसम से हुई है। मौसम से बना है मानसून। और मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? जैसे अक्षांश है, समुद्र से दूरी है, देशांतर है, वायुदाब है, तुंगता ऊंचाई। तो कौन कौन से हैं इसमें? ये कूट हैं, इनके अनुसार उत्तर देना है। देखिए ये जलवायु वाले कारकों पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। यूपीपीएससी के टेस्ट में भी की है और यूपीएससी सिविल सेवा में भी। तो अक्षांश तो है इसमें। देखिए समुद्र से दूरी भी जलवायु को नियंत्रित करने वाला एक कारक है और वायु दाब भी है इसमें, तुंगता ऊंचाई भी है। देशांतर नहीं है इसमें, तो देशांतर से नहीं होता। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दो, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो 1 2 4 5 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख 6 कारक हैं। जैसे अक्षांश हो गया, जैसे ये है, देखिए अपनी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री। तो ये क्या है? ये अक्षांश रेखा है। और जो इसको लंब से काट गई वो क्या है? वो देशांतर रेखा है, याद रखना। तो अक्षांश हो गया, वायुदाब हो गया, पवन तंत्र हो गया, समुद्र से दूरी हो गई, महासागरीय धाराएं हो गई, तुंगता ऊंचाई हो गई और उच्चवाच इसके लक्षण हैं। देशांतर इसमें नहीं काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है एशिया महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है दक्षिण एशिया में, पश्चिमी एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए मानसूनी जलवायु आपको मिलेगी एशिया में, एक तो दक्षिण एशिया में मिलेगी और दक्षिण पूर्व एशिया में मिलेगी, पश्चिमी एशिया में नहीं। तो 1 और 3 हो जाना चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा फिर। तो देखिए एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है और भारत की जलवायु को भी मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कैस्पियन सागर से उत्पन्न होता है और भारत में इनका जो प्रवेश है वो पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। देखिए इंडिया का मैप तो सभी को पता होगा। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे सर्दियों में वर्षा होती है। अब ये नीचे वाला जो एरिया है ना तमिलनाडु, यहाँ लौटते हुए मानसून से होती है। लौटता हुआ मानसून कौन सा? ये वाला। अब यहाँ लगता है कि मेडिटेरियन सी, तो कैस्पियन सागर नहीं है, मेडिटेरियन में उठता है, भूमध्य सागर में। तो उससे जो है उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं इसको। तो गलत है, ये वाला कैस्पियन नहीं है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, ये वाला सही है। दूसरा केवल सही हो जाएगा यहाँ पर, केवल 2। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, ना कि कैस्पियन सागर में। और भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी जेट के द्वारा होता है। शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है, जो किसको फ़ायदा पहुंचाती है? गेहूं की फसल को। किसको? गेहूं की फसल को सर्दियों में। 5वां प्रश्न है, भारत में मानसून के प्रकोष्ठ मतलब फटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? भारत में मानसून के प्रफुष्टन के लिए 4 स्टेटमेंट है, 4 में से एक ही कारक जिम्मेदार होगा। कौन सा है वो? पश्चिमी जेट प्रवाह, पूर्वी जेट प्रवाह, ट्रेड विंड या फिर लानीना। तो लानीना तो है नहीं, पश्चिमी व्यापारिक पवनें भी नहीं है। इन दोनों में से का आंसर है, क्या है फिर इसका? पूर्वी जेट या पश्चिमी जेट? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी जेट। तो मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रकोष्ठ मतलब फटना कहते हैं। और पूर्वी जेट को भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और भारत में मानसून का प्रकोष्ठ सबसे पहले कहाँ होता है? 1 जून को केरल के तट पर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा कहाँ पर मिलती है? कहाँ मिलती है ये? इस तरह से रिलेटेड एक प्रश्न हो रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर आकर मिलते हैं, तो उसका उत्तर है नीलगिरी। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिमी भाग में, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। देखिए इंडिया का मैप है ये। अब इनको एक टब ये है, पानी का टब अगर मान ले जाए, इन दोनों टबों से वर्षा होती है ना भारत में। ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया अरब सागर। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए मानसून जो है भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। देखिए अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा जो है वो दोनों गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपस में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध किससे है? मानसून के आगमन से, मानसून के प्रकोष्ठ से, मानसून विच्छेद से, या फिर मानसून निवर्तन से? किससे है? तो मानसून के आगमन से नहीं है कार्तिक मास की ऊष्मा, ना ही मानसून के प्रकोष्ठ से है, ना ही मानसून के विच्छेद से है। तो किससे है ये? यह है मानसून के निवर्तन से, डी। तो कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध मानसून के निवर्तन से है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश साफ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है और इसे ही कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होते हैं? किस में होते हैं ये? हिंद महासागर में तो होते नहीं हैं, दक्षिण चीन सागर का भी इसमें कोई मतलब नहीं, अरब सागर भी नहीं है, अंडमान सागर, अंडमान सागर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर जो है स्थित निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? पूर्वी राजस्थान, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात। कहाँ पर होती है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा? देखिए लद्दाख तो हो गई इसका आंसर। क्या गुजरात है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान दोनों होगा, एक होगा? पहले नीचे देखते हैं, कूट। तो कूट 1 और 3 किस किस में? 1 और 3 तो किसी में है ही नहीं, यानी एक ही होगा। तो देखिए पूर्वी राजस्थान में तो 50 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, ये नहीं होगा। पश्चिमी राजस्थान में कम होती है और लद्दाख में कम होती है। 2 और 3 हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से कम, 2 3 सी हो जाएगा फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र में, तथा लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो किस वनों के लिए इम्पोर्टेंट है वो? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पर, मतलब सदा हरित वन। 10वां प्रश्न है, आंवला हो गया, चंदन हो गया, महुआ हो गया, सागौन हो गया आदि प्रजातियों के जो वृक्ष हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन तो है नहीं सागौन, ये तो ये तो होगा नहीं। उसमें तो क्या आता है? महोगनी होता है, रोजवुड होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी नहीं है ये, प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं ना ये। तो क्या हो जाएगा? ये पर्णपाती वन है। पर्णपाती भी कौन से? शुष्क पर्णपाती या आर्द्र? आर्द्र पर्णपाती हैं ये, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। पर्णपाती वनों को 2 भागों में बांटा गया, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती 2 भागों में विभाजित किया गया है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, और ये देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इनको, यानी इनमें 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अब प्रश्न आता है कि शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार करना है। देखिए यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो करेक्ट है, इसलिए शुष्क पर्णपाती। अगर 100 से 200 के बीच में होती तो आर्द्र पर्णपाती हो जाते। ये क्षेत्र है, चित्र नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, शुष्क ऋतु शुरू होते ही शुष्क पर्णपाती वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं
और घास के मैदान, नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं वहाँ पर। तो करेक्ट है ये वाला भी स्टेटमेंट, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, याद रखिए। और जो आर्द्र पर्णपाती है वो 100 से 200 के बीच में। यह जो वन है प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से तेंदू, पलास, वेल, खैर और अक्सलवुड आदि जो है मिलते हैं। 12वां प्रश्न है, बहुमूल्य प्रजाति की देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं? देवदार का जहाँ पर नाम आ जाए, हिमालय आपको याद रखना है। हिमालय कौन सा हिमालय? वेस्टर्न घाट नहीं है, नीलगिरी नहीं है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। तो ये हो जाएगा, देखिए पश्चिमी हिमालय में। तो हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में 16 वन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में 16 वन पाए जाते हैं। विंध्याचल पहाड़ियों में 16 वन नहीं पाए जाते। अन्नामलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। अब नीचे ऑप्शन देखते हैं। देखिए दूसरा तो है नहीं, अब 2 से कितने एलिमिनेट होंगे, ये नहीं, अब 2 इनमें से बचा, तो नीचे के 2 हैं क्या? अन्नामलाई में भी हैं ये और पालनी हिल्स में भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4। तो देखिए, नीलगिरी हो गई, अन्नामलाई हो गई, पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 वनों के नाम से जाना जाता है। इन वन में प्राय पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो कौन से हैं? वो हैं, देखिए सिनकोना है, वेटल है और लेरेल है और मग्नोलिया है। तो याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? मैंग्रोव वनस्पति लवणीय युक्त दलदल, ज्वारीय संक्रिय घाटी और पंक मैदान और 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा। देखिए 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा तो सदा हरित वनों के लिए है ना, जैसे महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, अबनूस हो गया, इसके लिए थोड़ी है मैंग्रोव वनस्पति के लिए। बाकी लवणीय दलदल में होते हैं ये, संक्रिय ज्वारीय खाड़ी भी चाहिए, पंक मैदान चाहिए। 1, 2, 4 हो जाएगा, 3 को एलिमिनेट करके आंसर निकला क्या? बिल्कुल निकल जाता। तो 1, 2, 4 डी। तो देखिए, मैंग्रोव वन लवणीय दलदल, ज्वारीय संक्रिय खाड़ी, पंक मैदान और ज्वारनमुख के तटीय क्षेत्रों में अच्छी तरह उगती है। वर्षा की मात्रा का मैंग्रोव वनस्पति के विकास के साथ कोई सीधा संबंध जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नोकरेक जैवमंडल निचय मेघालय की निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों का हिस्सा है? नोकरेक मेघालय में है, तो किन का हिस्सा है ये? गारो, खासी, जयंतिया। जयंतिया का तो है नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से एक आंसर है। तो किसका हो जाएगा ये हो जाएगा गारो का हिस्सा। तो नोकरेक जैवमंडल निचय मेघालय की गारो पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना कम से कम 1 से 2 बार। धन्यवाद। और इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 26 तक पहुँच सकते हो। सबका रिवीजन कर डालना एक साथ। धन्यवाद।